नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 18 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद करी आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग कोशिश करिए कि डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए और अपने साथ ही साथ जो भी आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको आप लोग डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ साथ हम 18 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ युवा 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, वाराणसी है, नई दिल्ली है, मुंबई या फिर जयपुर है। और इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में जो है युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, वो किया जा रहा है युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इसका आयोजन देखिए 17 अगस्त से शुरू हो गया और ये 20 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। किसके द्वारा? युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देखा जाए 100 से अधिक जो है प्रतिनिधि वो शामिल होने की उनकी उम्मीद है, जिसमें से जो G20 देश हैं वो और अतिथि देश, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि जो है U20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। इन विषयों में देखिए क्या क्या शामिल है। जो 5 विषय, एक तो कार्य का भविष्य है, उद्योग 4.0, ठीक है, उद्योग 4.0, या फिर हम नवाचार और 11वीं शताब्दी के कौशल, शांति निर्माण, ठीक है, शांति निर्माण और सुलभ, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम जो है न्यूनीकरण। तो ये जो है 5 विषय इसमें शामिल किए गए हैं जिसपे चर्चा की जा रही है। यूथ शिखर सम्मेलन, यूथ 20 शिखर सम्मेलन गुवाहाटी के आरंभिक बैठक, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित 14 यूथ 20 परामर्श, लेह लद्दाख के पूर्व शिखर सम्मेलन, विचार मंथन सत्र, U20 चौपाल और मुख्य U20 सम्मेलन के सिलसिले में देश भर में आयोजित विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रमों का समापन है। ठीक है, ये जो U20 शिखर सम्मेलन है तो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है वाराणसी में। चूंकि ये वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश, तो ध्यान रखिएगा ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये यूपी स्पेशल है। ठीक है, आते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो देश भर में जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग में इंडस्ट्री और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा किस उद्देश्य, एक तो इंडस्ट्री और साथ ही साथ युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लॉन्च किया है। स्कीम के लिए लगभग सरकार ने करीब कितने 15 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं। इसका जो फायदा होगा वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने वाले जो 1 लाख से अधिक जो युवा है उनको मिलेगा। और यहाँ पे जो इससे क्या होगा, ये स्किल डेवलपमेंट में एक नया दौर शुरू करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर हम बात करें नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये 2016 में इसकी शुरुआत किया गया था। और अगर हम वर्तमान डेटा के अनुसार देखा जाए, यानी कि 2016 जब से इसकी शुरुआत हुई उसके बाद से देखा जाए 31 जुलाई 2023 तक देखा जाए तो 25 लाख युवा ट्रेनिंग जो है वो ले चुके हैं। यहाँ पे 2.6 लाख जो है युवा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को क्वालिटी ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, यही क्या है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी और अभी हाल ही में जो इस स्कीम में जो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो लॉन्च किया गया जिससे कि इंडस्ट्री और युवाओं की भागीदारी क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा और खेल मंत्रालय तथा किस देश के स्वास्थ्य और वृद्धजन विभाग के बीच खेलों में सहयोग समझौते को मंजूरी दिया है?
तो बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है किस, यहाँ पे देखिए भारत का जो युवा और खेल मंत्रालय और किस देश का जो स्वास्थ्य और वृद्धजन विभाग के बीच में खेलों में सहयोग हेतु समझौते को मंजूरी दिया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करती हूँ आप लोग साथ में आंसर देते हुए रहा करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, करेक्ट आंसर सी है ऑस्ट्रेलिया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा और खेल मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य और वृद्धजन विभाग के बीच जो है खेलों में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर स्वीकृति दे दी है। दोनों देश यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से खेल विज्ञापन के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता बढ़ाना, ये जो समझौता ज्ञापन हुआ है दोस्तों, बेसिकली इसका उद्देश्य देखा जाए दोनों ही देशों के बीच में एक तरीके से संपर्क कार्यक्रम जो है उसके माध्यम से खेल विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाना, विशेषज्ञता को बढ़ाना उद्देश्य है। एथलीट तथा कोच जो प्रशिक्षण है और विकास तथा खेलों में जमीनी स्तर पर भागीदारी में मदद बढ़ाना या फिर मदद के उद्देश्य से ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग से मिलने वाले लाभ सभी खिलाड़ियों के लिए समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का जो युवा और खेल मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के जो स्वास्थ्य और वृद्धजन विभाग के बीच में खेलों में सहयोग के बारे में समझौते ज्ञापन पर स्वीकृति दी है। किसने दिया है दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। इसी के साथ साथ अभी हाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को जो चिकित्सा उत्पाद विनिमय के क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में जो 4 जून 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौते ज्ञापन पर अवगत कराया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जून 2023 की बात है। सूरीनाम के जो स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत का जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है उसके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसको अवगत कराया गया। किसको? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये जो हस्ताक्षर हुआ था, ये जो MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो जब सूरीनाम की यात्रा पे थी, भारत के राष्ट्रपति जो सूरीनाम की यात्रा पे गई थी उसी दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, समझौते का जो बेसिकली उद्देश्य क्या था, तो चिकित्सा उत्पाद से संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर रचनात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करना, बेसिकली यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में जो है सूरीनाम और भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बीच में भी हस्ताक्षर हुआ था जून में, जब राष्ट्रपति जी जो है सूरीनाम की यात्रा पे गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? पोषण भी पढ़ाई भी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है? राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संगठन है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान। इसने राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश में पोषण भी पढ़ाई पर जो है पोषण भी और पढ़ाई भी पर 2 दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है, किसने किया दोस्तों? राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान ने। कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए क्या है। पहले 1000 दिनों के दौरान जो है प्रारंभिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देना और साथ ही साथ 3 से जो 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और उनकी शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की सुविधा प्रदान करना। ध्यान रखिएगा कितने से कितने वर्ष के? तो 3 से लेकर के 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की सुविधा प्रदान करना इसका दायित्व है। देखिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की मूलभूत समझ प्रदान करके उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा ये जो एजुकेशन है ये 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यह उनकी जमीनी स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले खेल आधारित अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अगर बात करें दोस्तों आंगनवाड़ी, तो ये भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र एक जो है आंगनवाड़ी, उसी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कार्य करती हैं।
ठीक है। और इसकी जो स्थापना किया गया था दोस्तों किस हिस्से के रूप में, तो ये समेकित बाल विकास सेवा, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। कई लोग इसको स्कीम, ध्यान रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का, तो सर्विसेज की जगह स्कीम लिख के आ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्कीम नहीं है बल्कि सर्विसेज है। इसी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आंगनवाड़ी जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है इसकी शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी, ठीक है। इस सर्विस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने इस बारे में बताया कि बात किया कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया है राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF जो है होगा। कौन से राज्य में होगा दोस्तों, तो गोवा में होगा। ध्यान रखिएगा सभी अस्पतालों में नहीं, सरकारी अस्पतालों में। तो गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पे फ्री में IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट होगा। तो फ्री में जो सरकारी अस्पताल है वहां पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो फ्री में होगा। मुख्यमंत्री जो गोवा के मुख्यमंत्री दोस्तों प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और IUI फैसिलिटी को लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लिया है यहाँ पे, तो गोवा के सरकार के द्वारा जो है जितने भी गोवा मेडिकल कॉलेज है वहां पे गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और IUI फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में 100 पेरेंट्स द्वारा इस फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए उनका रजिस्टर भी किया जा चुका है उनका नाम को। और यहाँ पे इसी के अनुसार जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा कि हेल्थ केयर में राज्य सरकार ने एक और जो है बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा देश का पहला ऐसा राज्य जहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो फ्री में किया जा रहा है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है, तो वो ध्यान रखिएगा गोवा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। CSIR NBR द्वारा NBRI द्वारा लॉन्च किया गया असाधारण किस्म नमो 108 किससे संबंधित है, ठीक है। तो नमो के बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो है आपके RO में UPPCS में तो आराम से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि CSIR NBRI द्वारा जो लॉन्च किया गया असाधारण किस्म है जिसका नाम है नमो 1, वो संबंधित है दोस्तों लोटस से यानी कि कमल से संबंधित है, ठीक है। CSIR और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय फूल जो है हमारा लोटस यानी कमल की एक असाधारण किस्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, नमो 108। देखिए आप स्क्रीन पे इसकी तस्वीर देख रहे हैं, नमो 108। तो यह अद्वितीय फूल है, इसमें आश्चर्यजनक जो है कितनी 108 पंखुड़ियां हैं, इसीलिए इसको नमो 108 कहा गया। और इसे स्वतंत्रता दिवस की जो पूर्व संध्या थी उसी दौरान इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक टेपेस्ट्री के में इसके महत्व को रेखांकित करता है। अगर हम बात करें यह अनावरण जो लखनऊ में एक सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव में 1 वीक 1 लिप प्रोग्राम के दौरान हुआ था, जिसमें CSIR के जो महानिदेशक है जिनका नाम है N क्लाइस एलवी ने इस समारोह का नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें नमो 108 जो कमल की किस्म है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो NBIR के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था, उसके वैज्ञानिकों के द्वारा, जो व्यापक शोध के लिए मणिपुर से मूल जो है पौधों को लाए थे। तो जो मूल पौधा था वो मणिपुर से लाया गया था, उस पर जो शोध कार्य किया गया था वो NBRI के जो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। यह पहली कमल किस्म बन गई है। अगर हम बात करें नमो 108 जो है, जो कि कमल की किस्म है, ये पहली ऐसी किस्म बन गई कमल की जिसने अपने पूरे जीनोम अनुक्रम को पूरा किया है, जिससे इसकी दीर्घायु और संभावित विलुप्त होने से सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, ठीक है। तो नमो किससे संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नमो 108 कमल की किस्म है, न कि गेहूं की, न धान की, न गन्ने की। तो किस्म पूछता है, जब भी ऐसे चर्चा में रहता है, कई बार धान की किस्म पूछा है, गेहूं की किस्म पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके लिए आप तैयार रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइनस पुलिस ने किस देश में 77वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? तो आइनस पुलिस ने किस देश में किया है दोस्तों, तो ये किया है सिंगापुर में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में 77वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो समुद्री सहयोग का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए
गाइडेड मिसाइल पोत INS कुलिश ने सिंगापुर में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ठीक है, INS कुलिश ने। बहुराष्ट्रीय साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग जो अभ्यास है, इसमें भागीदारी के हिस्से के रूप में INS कुलिश के जो चालक दल और अधिकारियों ने सिंगापुर में भारत के ऊंचाईयुग में इस अवसर का जश्न मनाया। ध्यान रखिएगा किस अभ्यास में इसने भाग लिया है, तो ये बहुराष्ट्रीय साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग CCAT जो है, इसमें भाग लेने के लिए जो है ये कुलिश, ठीक है, INS कुलिश ने जो है सिंगापुर में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये जो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है, इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। आइए बात करते हैं इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। तो ये देशी निर्माण और नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देखा जाए, ये राज्य स्वामित्व में है दोस्तों, राज्य स्वामित्व की कंपनी जिसका नाम है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय देखिए कानपुर में, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और इसने देखा जाए जल्द ही जो है एक भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का अनावरण करने के लिए तैयार है। और इस भारत की जो पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है उसका नाम क्या होगा दोस्तों, प्रबल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली जो है लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का उसका नाम क्या है, प्रबल, और इसका अनावरण करना जा रहा है किसके द्वारा, तो ये कंपनी है राज्य स्वामित्व की कंपनी जिसका नाम है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये आज के ही दिन यानी कि 18 अगस्त को जो है इसके लॉन्च होने का डेट निर्धारित है। ठीक है, अगर हम बात करें AWIL द्वारा जो डिजाइन किया गया और निर्मित ये जो रिवॉल्वर है, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह जो है हल्का 32 बोर रिवॉल्वर जो है एक असाधारण रेंज का दावा करता है, जो कि देखा जाए अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो ये 50 मीटर दूर तक के लक्ष्य को सटीक रूप से मारने में सक्षम है। ठीक है, तो इस रिवॉल्वर की विशेषताएं हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या है दोस्तों, प्रबल है। ठीक है, तो यहाँ से कई तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं घुमा करके, तो ये क्वेश्चन स्टार कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में सत्यजीत रे की पांथेर पंचाली की स्क्रीनिंग के साथ G20 फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज ए है। तो सत्यजीत रे के पांथेर पंचाली की स्क्रीनिंग के साथ जो G20 फिल्म महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है, 16 अगस्त से शुरू किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। तो G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत दोस्तों 16 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस फिल्म के साथ, तो यहाँ पे जो सत्यजीत रे की पांथेर पांचाली फिल्म है उसके साथ इसकी शुरुआत हुई है। अगर हम बात करें इस महोत्सव का बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो सिनेमा के जो क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच में मौजूदा जीवन साझेदारी को दर्शाना, जो जितने भी G20 के सदस्य देश हैं और जो आमंत्रित देश है उनके बीच में जो मौजूदा जीवन साझेदारी है फिल्म के क्षेत्र में, उनको दर्शाना। ठीक है, इसका जो आयोजन महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो इंडिया इंटरनेशनल और विदेश मंत्रालय का G20 सचिवालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो किया गया है वो जो दिग्गज नेता है दोस्तों अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के जो G20 शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये फिल्म महोत्सव 2 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जो कि 16 अगस्त से शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि G20 फिल्म महोत्सव जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो जा रहा है, किस फिल्म के द्वारा इसकी स्क्रीनिंग शुरू हुई है, तो सत्यजीत रे की पांथेर पांचाली मूवी से। ठीक है, बात करते हैं आज के लास्ट MCQ की। ये हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है, तो ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम जो है किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया, इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के सहयोग से। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं IT, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव है दोस्तों, जिनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा, इन्होंने केरल के कोच्चि स्थित माकेर विलेज में एक समारोह आयोजित था। इसी समारोह के दौरान उन्होंने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, तो कहां पे आयोजित किया गया दोस्तों, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ है वो केरल के कोच्चि स्थित माकेर विलेज में हुआ है। किसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया,
तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं अलकेश कुमार शर्मा जी के द्वारा किया गया। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और केरल सरकार के सहयोग से जो है यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम की लागत कितनी है दोस्तों? तो पूरा बजट देखा जाए तो 94.85 करोड़ के बजट रखा गया इस प्रोग्राम के लिए, और इसी की मदद से जो बढ़ती ग्राफीन उद्योग प्रौद्योगिकी है और नवाचार इकोसिस्टम उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम दोस्तों केरल के कोच्चि स्थित माकेट जिले में शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि कैनेडियन ओपन खिताब जीता है, किसने जीता है? तो जेनेनिक सिनर ने जीता है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? आर दोरेस्वामी नियुक्त किया है। हाल ही में पारसी नवरोज या फिर जिसे हम पारसी नववर्ष या नवरोज कहते हैं, जिसे देखिए पारसियों का जो नववर्ष होता है उसे नवरोज कहा जाता है, और ये कब मनाया जा रहा है? तो 16 अगस्त को मनाया गया। इंग्लैंड के क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया, उनका नाम क्या है दोस्तों? स्टीवन फिन जो है उनका नाम है। हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। वो किससे संबंधित है? तो वो फुटबॉलर थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQ साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे डिस्कस किया। देखिए स्टैटिक्स पोर्शन किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहा, लेकिन जल्दी उसे फिर से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ साथ करंट अफेयर आज का इतना ही। डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।